कल अपने संविधान की विशेषता चल रही थी, उसमें अपने संघात्मक और एकात्मक लक्षण किए थे। संघात्मक लक्षण वो जो शक्तियाँ क्या है विभाजित हो जाती है, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास रहती है और कुछ शक्तियाँ राज्यों के पास करते हैं। मैंने आपको संघात्मक के अंदर कुछ विषय लिखाए थे कि संघात्मक की विशेषता क्या क्या होती है। संघात्मक लिखा दी थी और उसके बाद में एकात्मक लिखा रहा था। एकात्मक में लास्ट में अपने लिखी थी अखिल भारतीय सेवा। यहाँ तक लिखा था ना कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं ये भी एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लो, शक्तियों का जो विभाजन है ना भी वो हुआ, लेकिन ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास दी गई है? संघ के पास। ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है? संघ के पास। इसमें लिखो एकात्मक लिखो, शक्तियों का विभाजन एकात्मक में, हाँ एकात्मक में लिखना है शक्तियों का विभाजन। हाँ एकात्मक में चल रहा था ना, उसी के नीचे जहाँ आपने कल छोड़ा वहीं लिख उसका लिखना है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुका होना। शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुका होना। शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुका होना। केंद्र की ओर झुका होना। ये जो इतनी शक्तियां मैंने आपको लिखाई है, ये शक्तियां भारतीय संविधान के अंदर है। इन शक्तियों को जब देखते हैं तब अपने कैसा लगता है भारतीय संविधान कैसा है? एकात्मक है। भारतीय संविधान कैसा है? एकात्मक है। तो इसमें मैंने आपको ऊपर हेडिंग लिखाई थी संघात्मक लक्षणों सहित, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी भारत है कैसे? भारत वैसे तो है संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है। कितनी विशेषता होगी? कितनी विशेषता होगी? 8 विशेषता होगी इन दोनों की, ठीक है। और वैसे भारतीय संविधान की कितनी विशेषता करवा दी? 4 या 5? भारतीय संविधान की विशेषता कितनी 5 करवा दी ना। छठा नंबर पॉइंट लिखो आगे अब, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। अपने शुरू में चर्चा की थी कि भारत में शासन किसका है? कानून का। तो सर्वोच्च स्थान किसका है भारत के अंदर? संविधान का। जो भी कार्य हो रहे हैं वो संविधान में जो कानून लिखे हैं उसके द्वारा हो रहा है। तो महत्वपूर्ण स्थान जो रखता है वो रखता है संविधान, वो सर्वोच्च है संविधान। इसी संविधान के अधीन राष्ट्रपति है, इसी संविधान के अंदर प्रधानमंत्री आता है। भारत का सर्वोच्च व्यक्ति, प्रथम नागरिक और सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हम राष्ट्रपति को कहते हैं, है ना। लेकिन राष्ट्रपति भी किसके अधीन कार्य कर रहा है? संविधान के अंदर। तो लिखो इसमें, हाँ जी ये हेडिंग थी, इसमें लिखो भारतीय संविधान सरकार के तीनों अंगों को शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान सरकार के तीनों अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं सरकार के। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों को शक्तियां कौन प्रदान कर रहा है? संविधान कर रहा है। ये शक्तियां कहाँ लिखी हुई है? संविधान के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, इस ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, इस ब्रिटेन के अंदर है ना संसद सर्वोच्च है भाई। ब्रिटेन में क्या सर्वोच्च है? संसद। भारत में क्या सर्वोच्च है? संविधान। अमेरिका है ना, अमेरिका, उसमें भी क्या है? अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। अमेरिका में सर्वोच्च क्या है? न्यायपालिका। देखिए 3 देश है यहाँ, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत, ये 3 देश है। भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान है ना। ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन हो गया? संसद। और अमेरिका में सर्वोच्च कौन है? न्यायपालिका। अब आप ये बताइए कि इसमें से सबसे अच्छा क्या चीज़ है? संविधान अच्छा है, क्योंकि तीनों की जो शक्ति। अब देखो ब्रिटेन में मजबूत कौन होगी? संसद। तो ब्रिटेन की संसद के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद ऐसी है जो ना मरे हुए व्यक्ति को भी क्या जिंदा कर सकती है। इसके बारे में कहा जाता है ब्रिटेन की कि ये क्या है? मरे व्यक्ति को भी जिंदा कर देती है।
ठीक है। ये सिर्फ है ना स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी ये सारा काम कर सकती है। कौन? ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सर्वोच्च क्या है? ब्रिटेन की संसद है। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, वहाँ जो है ना न्यायपालिका सर्वोच्च। एक बार वहाँ मुख्य न्यायाधीश बन गया ना, वो सारी उम्र क्या है? मुख्य न्यायाधीश रहता है। अमेरिका में ये सिस्टम है। लेकिन भारत के अंदर क्या किया? भारत में अपनी शक्तियाँ विभाजित कर दी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनकी शक्तियाँ किस में उल्लेख कर दी? संविधान के अंदर उल्लेख कर दी। तो भारत में सर्वोच्च संविधान है, यानी कोई भी ये तीन अंग कभी भी हावी नहीं हो सकते और ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। इनकी शक्तियाँ जो निर्धारित की गई है उन्हीं के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। आपने कई बार देखते हैं कि कार्यपालिका ऐसे कोई कानून बना देती है, कार्यपालिका ऐसे कानून बना देती है, उस कानून को न्यायपालिका खारिज कर देती है। जैसे 2014-15 के अंदर एक कानून बना था, 14 के अंदर कानून क्या था कि जो न्यायालय में नियुक्ति होती है ना, जो न्यायालय में नियुक्ति होती है वो क्रोनोलॉजिकल के तरह होती है, यानी न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं ना वो ही नियुक्त करते हैं। तो कार्यपालिका ने क्या किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में ना जो वो स्वयं हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि अब जो है ना आने वाले समय में एक न्याय की नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा, न्याय की नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग जो है ना वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। वो आयोग जो बनेगा उस आयोग में कार्यपालिका के सदस्य भी होंगे, विधायिका के सदस्य भी होंगे और न्यायपालिका के सदस्य भी होंगे। ठीक है, ये कानून किसने बना दिया? कार्यपालिका ने। विधायिका से ये कानून पास कर दिया, लेकिन न्यायालय में ये चुनौती दी गई, न्यायालय ने उस कानून को खारिज कर दिया कि नहीं भी, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? न्यायाधीश ही करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट का जो एक व्यवस्था बनती है उसके अनुसार इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो सर्वोच्च कौन हो गया भारत के अंदर? संविधान हो गया। लिख लो, लिख लिया ना ये लाइन। अगला 7 नंबर पॉइंट लिख लो फिर, संकटकालीन प्रावधान या संकटकालीन व्यवस्था। संकटकालीन व्यवस्था, संकटकालीन व्यवस्था। 6 नंबर पॉइंट क्या था? संविधान की सर्वोच्चता। 7 नंबर लिखो संकटकालीन व्यवस्था। संकटकालीन व्यवस्था। ये भाग कौन सा है? भाग 18। इस संकट काल को आप ना एक नाम और दे सकते हो, क्या? आपातकाल। क्या दे सकते हो भाई? आपातकाल। भाग 18 किस संविधान से लिया गया था? आपातकाल अपने भाग कौन सा है? भाग तो है 18। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया आपातकाल? जब मैंने अपने स्रोत लिखाए, स्रोत में लिखाया था ना आपातकालीन व्यवस्था, तो किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी। किस से ली गई है? जर्मनी से, है ना। अब इसके तहत संकटकालीन व्यवस्था या आपातकाल की व्यवस्था के तहत भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से? एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। एक होता है राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, उसे बोलते हैं राज्य आपातकाल या राज्य स्तरीय आपातकाल। ठीक है, वो होता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, और दूसरा बोलते हैं इसे राज्य स्तरीय आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी बोल दिया जाता है, ये आता है 356 के अंदर। और एक आता है वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल 360। 352 का प्रयोग तो मुख्य रूप से 3 बार हुआ है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये तो 3 बार हुआ है। और ये जो अनुच्छेद 356 है ना, इसका प्रयोग बहुत बार हो चुका है भाई, इसका प्रयोग बहुत बार, यानी बहुत सारे राज्यों में क्या है, समय समय पर जब शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था जो है ये भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है। ये भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है। उसको संकटकालीन व्यवस्था कहते हैं। इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? आपको ना प्रश्न में ऊपर हेडिंग, ऊपर प्रश्न दिया होगा कि निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता है या नहीं है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो ये मैंने आपको 9-10 विशेषता लिखाई है ना, इनमें से ये नाम दिए होंगे, या तो ये पूछा जाएगा कि ये नहीं है या पूछा जाएगा है। ठीक है, तो जो अगर है पूछ रहा है तो 2-3 नाम देकर वो आपको बताएगा ये है, तो आपको वो 9-10 से पता होगी कि ये तो है, और बाकी से जो पूछा जाए वो नहीं होगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा। आगे इसमें जैसे 352 का प्रयोग कब हुआ, 356 का प्रयोग कब हुआ, 360 का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ? 360 का प्रयोग भारत में अब तक कभी नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ। इसका प्रयोग हुआ है। ये आपको राष्ट्रपति जब करवाएंगे उसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ आती है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, वहां से इनमें से प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, लिख लो इसको। संकटकालीन व्यवस्था भाग 18, इसमें लिखो
संविधान में तीन प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है, या तीन प्रकार की संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं। तीन प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है, तीन प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है, या तीन संकटकालीन शक्तियां दी गई है। तीन संकटकालीन शक्ति दी गई है। इसमें लिख दो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। इसमें लिख देना राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, इसमें लिख देना राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और लास्ट लिखना अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है ना। बचपन में मैं क्या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था। मैंने पहले आपको बताई, इतना क्रियाशील व्यक्ति था, इतना ज़्यादा पढ़ाई में होशियार था कि मैंने अपना पूरा ध्यान कहाँ पे दिया है, राइटिंग पे। क्योंकि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, बन नहीं पाया। लिखाई फिर मैंने डॉक्टरों वाली कर ली, है ना। तो ना एक दिन क्या हुआ, जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया ना भाई, तो जैसे पहली बार क्लास ले रहा था, बच्चे बैठे थे आगे, तो उन्होंने ये कहा कि सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। तो उसमें मुझे ना अफसोस सा हुआ। तो मैंने घर पे जाके, जब घर पे गया तो अपने दोस्त से बात की, तो वो कहता इसको तू नेगेटिव मत ले यार, तू मेडिकल पे देख, वो कितने समझदार लोग होते हैं। डॉक्टर की कभी लिखाई समझ में आती है क्या? नहीं आती है ना। तो तू अपने आप को ये मान कि मैं उसके बराबर हूँ, उसके समतुल्य हूँ, तब मेरी राइटिंग समझ नहीं आती। मैं कहा हाँ ये ठीक है, यानी पॉजिटिव कहाँ हुआ, वहाँ पॉजिटिव हो जाओ, है ना। तो ये चीज़ है। चलो आगे लिखिए भाई, आगे लिखिए। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, राइटिंग सुंदर होना या राइटिंग गंदी होना, अच्छी नहीं होना, क्या ये नॉलेज का या अपने ज्ञान का माध्यम तय करता है क्या? नहीं करता। ज्ञान का माध्यम तय करता है क्या? कि अगर मान लो किसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसके बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा या बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, या वो व्यक्ति व्यवहारिक होगा? नहीं होगा। और या जिसकी राइटिंग गंदी होगी तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, ये उसे ज्ञान बिल्कुल नहीं, निर्धारित नहीं करता, निर्धारित नहीं करता। ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना और उस चीज़ को समझने का प्रयास करो। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा मेरी गंदी है, क्योंकि मैं बचपन में रियल में कमज़ोर स्टूडेंट था। बचपन में मैं इतना होशियार या बढ़िया स्टूडेंट नहीं था, तो अभी से मेरी राइटिंग गंदी रही है। और अगर मैं 10वीं क्लास में 2-3 बार फेल हो जाता, फिर मैं सुधारने का प्रयास करता कि राइटिंग सुधारूं क्या। 10वीं में मेरे को नंबर मिल गए, पास हो गया मैं, तो मेरे को फिर क्या, अब जो पास ही हो गए फिर राइटिंग क्यों सुधारे? मतलब टीचर को कॉपी चेक करो, उसको समझ में आ रही है, फिर चल लेना है सही, ठीक है ना। तो ज्ञान का माध्यम कभी भी उसकी राइटिंग नहीं हो सकती, है ना। हाँ, पढ़ाई अगर ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, तो राइटिंग सुंदर होना ये एक अच्छी चीज़ है। प्रशंसा उसकी होगी, राइटिंग के मामले उसकी प्रशंसा जरूर होगी, ठीक है। आगे लिखिए, 352 लिख लिया, 356 लिख लिया, 360 लिख लिया। गलती स्वीकार करने में जो, मतलब अगर कोई व्यक्ति गलती स्वीकार करता है ना, तो समझ लो ना उसको वास्तव में वो चीज़ पे उसने स्वीकार किया, उसको ज्ञान है उस चीज़ का। हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल के विचारक है सुकरात, वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। सुकरात ने कहा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का पता है, मुझे क्या नहीं आता मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। और ये सुकरात ने कहा था। और रेल में गलती स्वीकार करने, अब मेरी राइटिंग गंदी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ क्योंकि अब चाहकर सुधर नहीं सकती है मेरे से, अब चाहकर भी क्या ये सुधर नहीं सकती, और काम चल रहा है, कुल मिला के क्या काम चल रहा है। चलो आगे लिखिए, अभी हो जाता है। आगे लिखिए, 3 लिख लें तीनों, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, 7वीं या 8वीं विशेषता लिखो, सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार। ये भी भारतीय संविधान की क्या एक विशेषता है, सार्वजनिक
वैक्स मताधिकार, सार्वजनिक वैक्स मताधिकार, सार्वजनिक वैक्स मताधिकार। मताधिकार जो है ना वो अपने को एक उम्र के हिसाब से मिलता है। सार्वजनिक वैक्स, सार्वजनिक वैक्स मताधिकार, मताधिकार, सार्वजनिक वैक्स मताधिकार, ठीक है। ये क्या चीज है, जो अपने वोट डालते हैं ना, वोट चुनाव में वोट डालते हैं, उसका अधिकार मिला गया है। और अधिकार कैसा है, सार्वजनिक वैक्स, वैक्स का मतलब है जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर होगा वो वोट डालेगा। जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर होगा वो क्या डालेगा, वोट डालेगा। पहले है ना ये 21 वर्ष था, ये पहले क्या है, ये 21 वर्ष था। राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया था भाई, 61वां संविधान संशोधन किया। और उस संविधान संशोधन के बाद में वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है, 18 वर्ष कर दी। अब वर्तमान में वोट डालने की आयु कितनी है, 18 वर्ष है, ठीक है। और अपने भारत में शादी की उम्र कितनी है, मतलब शादी करने की कम से कम उम्र कितनी कर दी, अब 21 कर दी ना, 21 कर दी ना, दोनों की 21 कर दी, महिला और पुरुष दोनों की 21 होनी चाहिए, है ना। हालांकि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन 21 बढ़ा दी है, 18 नहीं 18 से 21 कर दी है। अब महिला की उम्र भी कितनी होनी चाहिए, 21, पुरुष की भी 21, पहले 18 थी अब 21 कर दी है। तो ये विवाद, ये जो अभी 21 की है इसमें ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई जो बच्चे स्कूल एजुकेशन छोड़ चुके हैं और वो परिवार में रह रहे हैं, और मतलब परिवार के अंदर परिस्थितियों अनुसार अगर कोई परिवार अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं तो वो महिला की बात वो कर सकते थे पहले 18 साल की उम्र, लेकिन अब प्रतिबंध कर दिया कि आप 21 से कम नहीं करोगे ना। तो ये चीज़ किसी रूप में किसी के लिए सही भी है और किसी के लिए गलत भी है। अब 21 साल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हुआ भी एक बार विवाद, जब हम 10th क्लास में थे तब सर ने हमें ये बताया कि वोट डालने की आयु 18 वर्ष है, परंतु शादी करने की उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष और 18 वर्ष। महिला 18 वर्ष, पुरुष 21 वर्ष। उस लड़के का रिश्ता हो चुका था, उसकी उम्र थी 18 साल। उसको ना जब वो शादी की बात आई तो उसकी शादी नहीं हो रही थी उसके उम्र की वजह से। तो उसने ना सर से को ये पूछ लिया कि सर आप एक बात बताइए हमें यहाँ कि हम देश के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, हमारे एमएलए को चुन रहे, तब तो हमारी 18 साल है, यानी देश चलाने के लिए तो हमें 18 साल होने चाहिए और हम अपना घर चलाने के लिए 21 साल क्यों। मतलब उसमें क्या था, उस बच्चे में क्या था, विचार आक्रोश था, विचार गुस्सा था भी हम प्रधानमंत्री चुन लेंगे, देश की सरकार चला लेंगे, एक व्यक्ति को हम देश का प्रधानमंत्री बनाना है उसको तो हम 18 साल की उम्र में चुन लेंगे और अपना जीवन साथी हम 21 साल में जाके चुने क्यों। तो सर ने 18 साल करनी चाहिए सर। तो उस सर ने कहा क्या बात है, क्या बात बुत की गुरुजी मेरे हो गया रिश्तो, सीधी सी बात आ है, अरे मेरा ब्याह में मैंने साल आगे से 4 भी बात हो गुस्सा है और कोई बात नहीं है, उस बात का क्या मेरे में गुस्सा है। तो सर ने कहा अब क्या कर सकते, सरकारी कानून है ना। तो ये चीज़ चल रही है, तो लिख लो इसके अंदर सार्वजनिक वैक्स मताधिकार अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद लिख लो, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 इसमें लिखो वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, या मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। आगे लिख लो 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989, 89। इसमें कंफ्यूजिंग रहती है ना 79 और 89 के अंदर, है ना 79 और 89, इसमें कंफ्यूजन है 79 और 89 के अंदर हमेशा कंफ्यूजिंग रहती है। 49 और 59 हाँ वैसे कंफ्यूजिंग तो 69 में भी हो जाता है, 69 में भी हो जाता है, 59 और 69 में भी कंफ्यूज होता है, 59 और 69 में भी कंफ्यूज होता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के ना वो तो ये भूल ही जाते हैं 59 69 क्या चीज़ होती है, ये 59 69 ऐसे बताओ हमें तो, है ना, इंग्लिश मीडियम में यही दिक्कत होती है। तो अब देखना जो हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है ना उसको ये पता है, और इंग्लिश में 59 को 59 कहते हैं और 69 का ये भी पता है। जो बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ रहा है और उसमें हिंदी मीडियम उस बच्चे की इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो सर्वश्रेष्ठ बच्चा निकलेगा, वो
सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उससे 2 भाषाओं का समतुल्य ज्ञान है, हिंदी और अंग्रेजी का। अब इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है ना, उसकी इंग्लिश तो मान सकते हैं अपनी अच्छी हो जाएगी, पर हिंदी कमज़ोर रहेगी। और फिर हमारी मावाएँ जो हैं, आधुनिक मम्मियाँ जो हैं, आधुनिक मम्मी जो है, वो अपने बच्चे को जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया, उसके साथ घर पे भी क्या बोलती है वो, इंग्लिश हो, या तो हिंदी बोलने का प्रयास करेगी, इंग्लिश तो माँ को कम ही आती है, वो हिंदी बोलने का प्रयास करेगी कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है ना, तो हिंदी बोलेंगे। उस बच्चे के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मातृभाषा की समस्या होती है। मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वो अपने कई दिन पहले ही बात की थी, और मेडिकल का स्टूडेंट है, और पीएमटी के बाद में डॉक्टर बन जाता है, गाँव के अंदर पोस्टिंग होगी, गांव के अंदर पोस्टिंग होगी, तो उसकी समस्या तो हिंदी में आ रही है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, समस्या उसे हिंदी में आ रही है। अब आ गई है यहाँ पे लोकल भाषा। और अगर हमारे अपने आसपास को बागड़ी गांव में उड़ जाए और बुढ़ लिया हुआ है, बेटा काल को मेरो काल जो गाँव माऊँ करे ना, तो वो तो मुँह देखे भी गाँव माऊँ की चीज़ है, मतलब अपनी घबराहट होती है ना, उसको गाँव माऊँ बोलती है ना, कि बेटा काल होगा मेरो काल जो गाँव माऊँ सो करना को दवाई दे नहीं, तो डॉक्टर की तरफ काल घबराहट होना, घबराहट होना, हाँ कौन नहीं हमें बात सीधा क्यों कहते हैं, उनकी भाषा है हैटरन ऐसे। अब जैसे पंजाबी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पंजाबी की मूल भाषा से अलग होते हैं, देसी भाषा जो होते हैं ना अपने, कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो देसी भाषा के है ना, है हाँ ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो ये समस्या आती है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। मतदान के लिए, हाँ, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। यानी अब जिस व्यक्ति की 18 वर्ष की आयु है वो क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है, वोट डाल सकता है। और इस बार तो ना चुनाव आयोग नई चीज कर रहा है, एक नई चीज़ कर रहा है चुनाव आयोग। अभी कर्नाटक चुनाव में पता नहीं लागू हुई है नहीं हुई, या राजस्थान के जब चुनाव होंगे दिसंबर नवंबर में, तब तक अपने को पता चल जाएगा या होगा ही नहीं हो रहा। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो व्यक्ति वोट डालने नहीं जाएगा ना, उसके बैंक से एक निश्चित राशि काटी जाएगी। अपने पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर चुनाव आयोग कर रहा है कि मान लो वोट बना हुआ है और वो वोट डालने नहीं जा रहा है, तो उसके बैंक अकाउंट से क्या है, राशि काटी जाएगी। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, हमारे सबके है ना आधार कार्ड किससे संपर्क हो गए हैं, बैंक अकाउंट से हो गए। और चुनाव आयोग अब क्या कर रहा है, आधार कार्ड को वोट जो अपने वोट बना हुआ ना उसके साथ जोड़ रहा है। जैसे ये जुड़ जाएंगे ना, तो हमारा अकाउंट जो है ना, बैंक अकाउंट, ये किससे जुड़ जाएगा, चुनाव आयोग के पास आंकड़े पहुंच जाएंगे। और जब चुनाव हो गए उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति का आंकड़ा जाएगा चुनाव आयोग के पास भी, किसने वोट डाला किसने वोट नहीं डाला जाएगा। क्योंकि उनके पास लिस्ट होती है, 80% वोट पड़े तो 20% वोट नहीं गए, तो उन 20% लोगों का क्या करे जाएगा, बैंक से एक निश्चित राशि निर्धारित नहीं की, अभी निर्धारित कर रहे हैं, चल रही है, क्योंकि अखबार में काफी चर्चा में चल रहा भी है। तो निश्चित राशि निर्धारित कर देंगे कि 50 रुपए करें, 500 रुपए करें, 300 रुपए का जो भी वो निर्धारित करेंगे, वो उस व्यक्ति के अकाउंट से अपने आप कट जाएंगे। चुनाव आयोग क्या करता है, ये कहता है चुनाव में भाग लीजिए, भागीदारी लीजिए, क्योंकि ये क्या है, आपके द्वारा सरकार बनाई जाती है। अगर आपको प्रतिनिधि अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे मान लो 7-8 प्रतिनिधि खड़े हो गए, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो आप नोटा में वोट डाल दो। वोट कहां डाल दो, आप नोटा में डाल दो, लेकिन वोट करो, क्योंकि आप अपने सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे। जैसे मान लो अपने वोट पड़ रहे हैं, 5 से लेकर 7 व्यक्ति खड़े हैं, आपको ये लग रहा है कि ये इनमें से कोई व्यक्ति मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसका प्रयोग क्या कर, नोटा कर सकते हो। ये चुनाव आयोग ने दिया नोटा, फिर नोटा में डाल दो, लेकिन चुनाव में भाग जरूर लो। और अगर नोटा की संख्या ज्यादा, हालांकि अब तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ भी, अगर ये नोटा की संख्या ज्यादा बढ़ती जाएगी तो आने वाले समय में ऐसा चुनाव आयोग संज्ञान लेगा कि अगर 1% निर्धारित कर देगा कि इतने प्रतिशत नोटा को वोट मिल गए, तो उस क्षेत्र का चुनाव क्या निरस्त हो जाएंगे, और जो कैंडिडेट खड़े थे उनको फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये अभी प्रयोग चल रहे हैं और आने वाले समय में ये हो जाएगा, क्योंकि जनता जब ज्यादा वोट डालेगी, ज्यादा इससे जुड़ेगी, तो जनता में जागरूकता आएगी, और जागरूकता आएगी तो उनको पता चल जाएगा कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो हमारा सही तरीके से प्रतिनिधि कर सकता है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो नोटा में डालेंगे, नोटा में डालेंगे तो ज्यादा वोट प्रतिशत होगा नोटा का, तो चुनाव आयोग भी समझ जाएगा कि जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको जनता पसंद नहीं करती, दोबारा उनको चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। या फिर क्या होगा
ऐसे ही कोई संज्ञान या ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी उस समय चुनाव सुधार की। तो ये जो ना वोट डालने को नहीं जा रहा है तो उसे पैसे काट रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आपके बैंक से पैसे काटना, मुख्य है चुनाव में सुधार करना है। चुनाव में क्या करना है? सुधार। क्योंकि चुनाव आयोग घर घर जाके लोगों के पास ये थोड़ी कह सकती है कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी गलत है। ये तो जनता निर्धारित करेगी, और जनता निर्धारित कब करेगी? जब वो सारी जनता सक्रिय भागीदारी लेगी, है ना, सक्रिय भागीदारी लेगी। इस नोटा की सूचना चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी, किस व्यक्ति को कितने कम वोट मिले उसकी भी सूचना पहुंचेगी, कितने वोट मिले उसकी सूचना पहुंचेगी। तो इस कारण से चुनाव के अंदर क्या होगा? सुधार होगा। आने वाले समय में चुनाव में क्या हो जाएगा? सुधार होगा। क्योंकि हम लोग ही देश को चलाने वाले हैं, आम जनता ही चलाती है। जब तक हम ही प्रतिनिधि चुनेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब आपको ये पता है कि देश के अंदर लोकतंत्र है, तो ये पिछले 60-70 सालों से चलता आ रहा है, और धीरे धीरे सुधार होगा, आगे भी और सुधार होगा, और इस देश में लोकतंत्र रहेगा, खत्म नहीं होगा। और सरकारें बनेंगी, चलेंगी, हाँ, चेहरे बदलते जाएंगे। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, कल को हो सकता है कोई और दूसरा व्यक्ति आ जाए, क्योंकि परिस्थिति समय के अनुसार सब चीज परिवर्तन होगी। आज उनकी उम्र मान लो है ही 75 साल, 70 से प्लस हो गए वो, तो नई नई चीजें आती रहेंगी, युवा वर्ग इसमें आता रहेगा। तो धीरे धीरे चुनाव आयोग क्या है? इसमें सुधार कर रहा है, इसलिए व्यवस्था कर रहा है सारी, है ना। चलो आगे लिखिए, 8 हो गए। 9वां पॉइंट लिखिए। 9वां पॉइंट, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य व मूल अधिकार। मूल कर्तव्य व मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व मूल अधिकार का समावेश। ये संविधान में दिए है ना, मूल कर्तव्य व मूल अधिकार, ये भी संविधान की क्या एक विशेषता है, मूल कर्तव्य व मूल अधिकारों का समावेश। ठीक है, ये भी क्या है? भारतीय संविधान की ये क्या है भाई? विशेषता है। भारतीय संविधान की क्या एक विशेषता है। अगला पॉइंट लिखना, 10वां, त्रिस्तरीय सरकार। भाई त्रिस्तरीय सरकार, भारत में सरकार कितनी व्यवस्था है? सरकार की 3 स्तर की है। त्रिस्तरीय सरकार, कितनी सरकार है भारत में? 3 है। त्रिस्तरीय सरकार या 3 स्तरीय सरकार, ऐसे लिख लो, 3 मत लिखो तो 3 लिख लो। 3 स्तरीय सरकार, 3 स्तरीय सरकार, 3 स्तरीय सरकार। एक तो देखो भारत की जो है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्यों की सरकार, और तीसरी है स्थानीय सरकार भाई, जिसमें क्या है? ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से संबंधित व नगर पालिका से संबंधित जो सरकार है। तो भारत में सरकार कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। केंद्र सरकार, जिसमें केंद्रीय सरकार में संसद आती है, हम एमपी के चुनाव करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। राज्यों के अंदर एमएलए जो बनते हैं, और स्थानीय में ग्राम पंचायत जो गांव है उनका सरपंच वगैरह बनता है, और शहरों में जो नगर पालिका जो होती है उनके चुनाव होते हैं। तो भारत में चुनाव कितने प्रकार की है, या सरकार कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ये तो शुरुआती संविधान के अंदर संवैधानिक व्यवस्था की गई थी। जब संविधान लिखा जा रहा था 1947 से 50 के बीच में, इन दोनों की व्यवस्था तो शुरुआत में ही कर दी, और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर 1992 के अंदर 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के तहत स्थानीय शासन को जोड़ा गया था। तो लिख लो, भारत में 3 प्रकार की सरकार है। भारत में 3 स्तरीय सरकार है। भारत में 3 स्तरीय सरकार है। भारत में 3 स्तरीय सरकार है। तीनों लिख लो, केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकार और स्थानीय स्वशासन। केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकार व स्थानीय स्वशासन, व स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ये भी भारतीय संविधान की क्या एक विशेषता है क्या ये नीति निर्देशक? ये ना सरकार के कुछ दायित्व होते हैं, सरकार के कुछ कर्तव्य हैं,
उनका उल्लेख है इनमें, अपनी चर्चा करेंगे उसमें। यानी नीति नियंत्रण क्या है, ये सरकार का कर्तव्य है जिनका पालन करना है सरकार ने। एक आएगा मूल कर्तव्य, वह भारत की जनता के मूल कर्तव्य हैं अपने देश समाज और राष्ट्र के प्रति, ठीक है। और मूल अधिकार वो किसके लिए है, वो जनता के लिए है, अपनी चर्चा कर लेंगे वहाँ। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। अगली विशेषता लिखिए, 12 नंबर विशेषता आ गई क्या? नहीं कुछ नहीं लिखना, आप इतना लिख दो नीति निर्देशक तत्व बस। अपने वहाँ चर्चा करेंगे ना तो उसी पर खूब सारी चर्चा हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 11 नंबर है, 12 नंबर है। 12 नंबर में लिखो एकीकृत श्रेणीबद्ध स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत श्रेणीबद्ध। ये श्रेणी हो गया ना, देखो सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से नीचे जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय से उपखंड न्यायालय होते हैं, उपखंड से ग्राम न्यायालय है। तो ये देखो, एक तो ये एकीकृत आ रहे हैं और दूसरे श्रेणीबद्ध है ना, ये श्रेणी में आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक दूसरे के अधीन आ रहे हैं। और ये इन पर सबसे निगरानी या किसको रख रहा है, सुप्रीम कोर्ट। तो अपने मैंने पहले ही चर्चा किया, फिर बता देता हूँ कि भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं ये किसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो भारत में न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है, श्रेणीबद्ध है और ये कौन सी है, स्वतंत्र है। ये कौन सी है, ये स्वतंत्र है, कार्यपालिका और विधायपालिका के अधीन नहीं है। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आपका खुद की स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। तो एकीकृत श्रेणीबद्ध व स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी भारतीय संविधान की क्या एक विशेषता है, भारतीय संविधान की क्या ये विशेषता है। अगला पॉइंट लिखो, 13 नंबर पॉइंट लिखना, जीवंत संविधान, जीवंत संविधान, जीवंत संविधान। 13 नंबर पॉइंट है क्या, जीवंत संविधान या जीवित संविधान। भारतीय संविधान कैसा है, जीवित है। भारतीय संविधान कैसा है, जीवित संविधान है, मृत संविधान नहीं है। मृत संविधान का मतलब एक बार बना के छोड़ दे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, उसे मृत बोलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है, जीवित है, जीवित संविधान है। समय समय पर भारतीय संविधान में परिवर्तन हो रहे हैं और संविधान संशोधन के तहत समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करके नई चीजें जोड़ी जा रही है। भारतीय संविधान में अब तक या 2021 तक कुल 105 अनुच्छेद हो गए, 105 संविधान संशोधन हो गए हैं। 105 संविधान संशोधन हो गए हैं। अभी 105 संविधान संशोधन हो गए। कब तक, 2021 तक। अभी तो समय समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए कौन सा संविधान है, ये जीवित संविधान है। इसमें लिख लो, भारतीय संविधान जीवित संविधान है, भारतीय संविधान जीवित संविधान है, भारतीय संविधान जीवित संविधान है। 1950 से लेकर 2021 तक, 1950 से लेकर 2021 तक लगभग 71 सालों में, लगभग 71 सालों में 105 बार संशोधन हो चुका है। 105 बार संशोधन हो चुका है। कुछ इसकी आलोचना करते हैं कि ये कौन सा संविधान है जो रोज बदला जा रहा है ना। कुछ तो इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये कौन सा संविधान है जो रोज बदला जा रहा है। लेकिन सही मायने में देखें ना, संविधान बढ़िया है। संविधान में अगर समय समय पर संशोधन होता है ना, इसका मतलब ये है कि समय के अनुसार परिस्थितियां चेंज हो रही है और उसमें परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते। तो इसी प्रकार अगर संविधान में परिवर्तन नहीं होगा तो मानव समुदाय के विकास के रूप में कार्य नहीं किया जा सकता, या मानव समुदाय का उत्थान नहीं हो सकता, या उस देश का उत्थान नहीं हो सकता। तो देखिए, जैसे अमेरिका है, अमेरिका जो है ना, अमेरिका के संविधान में संशोधन नहीं हुए हैं। अमेरिका के संविधान में पिछले 230 सालों में केवल 27 ही संशोधन हुए हैं।
कितने संशोधन हुए हैं? 27 संशोधन हुए पिछले 230 सालों में। ये जो अमेरिका का संविधान है ये 1776 के आसपास बना था। अमेरिका का संविधान है 1776 के आसपास बना था और आज 2022-23 चल रहा है, तो इतने सालों में इसमें क्या है 27 ही संशोधन हुए हैं। तो अमेरिका को संविधान को इतना जीवित संविधान नहीं कहा जाता है जितना जीवित संविधान किसका है? भारत का है। अमेरिका में 27 संशोधन हुए हैं, भारत में कितने हो गए? 105। और 105वां जो संशोधन हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है? 105वां 2021 में हुआ था। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जातियों की छंटनी करनी थी। जो ओबीसीओ में जाति है ना, उनको छंटनी करनी थी और ये शक्तियां केंद्र के पास थी। तो राज्यों ने इस पे आवाज उठाई। राज्यों ने क्या इस पे आवाज उठाई कि ओबीसी जाति की छंटनी करना या ओबीसी जाति में किसको शामिल करना, ये अधिकार राज्यों को भी होना चाहिए। ये अधिकार किसको होना चाहिए? राज्यों को होना चाहिए। उनका ये अधिकार है कि अपने राज्य में किस जाति को उन्होंने ओबीसी में रखना है और किसको नहीं रखना। जैसे अपने यहाँ पंजाब, अपने राजस्थान की बात करें तो जो सिख कम्युनिटी में जट सिख और बागड़ी समुदाय में जाट और बिश्नोई जो आते हैं उनको राजस्थान में ओबीसी के अंदर रखा हुआ है। राजस्थान में उनको ओबीसी के अंदर रखा हुआ है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वो जर्नल में आती है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो जट सिख जाट और बिश्नोई कहाँ क्या आ रहे हैं? जनरल में आ रहे हैं। हरियाणा में पिछले 5-6 साल पहले ना एक जाट आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन था। अभी वो जाट आंदोलन आरक्षण को लेकर हुआ, तो उसमें ये कहा गया कि जाट जो है या जाट जाति जो है या सिख जट जो जाति है उसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे ही धनाढ्य लोग हैं। बहुत सारे लोग पिछड़े भी हैं, बहुत सारे लोग क्या है पिछड़े भी हुए हैं, जो गरीब तबके भी हैं, उनको ऊपर उठाना है। तो ओबीसी को सही तरीके निर्धारण करो। तो ये 105वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें ये शक्तियां राज्यों को सौंपी गई कि आप अपने स्तर पर क्या है जातियों में संशोधन कर सकते हो और ओबीसी जाति में आप किसको लेकर आते हो उसको लाया जा सकता है। मंडल आयोग आया था 1978 में, ठीक है, और 1990 में वो लागू हुआ था। ये ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है ना, ओबीसी को 27% जो आरक्षण दिया गया है इस मंडल आयोग की सिफारिश पर ही दिया गया था कि जातियों को इतनी जातियां, इसने करीबन पता नहीं 3700 जाति के आसपास जातियां बताई थी भारत के अंदर जो ओबीसी के अंदर आने चाहिए, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो क्या है पिछड़ी हुई जातियां, जिनको आरक्षण दिया जाएगा तो उनका उत्थान होगा और हुआ है। ओबीसी को आरक्षण देने के बाद 1990 में ओबीसी को आरक्षण मिलने के बाद मुख्य रूप से ना आप राजनीति में उत्थान देखोगे। राजनीति में जाट समुदाय और ये जो यूपी की बात करें तो यहाँ यादव समुदाय बहुत सक्रिय राजनीति में आ गए थे और पहला इनका क्या प्रतिनिधि नहीं आते थे यहाँ, तो पहले क्या इनका प्रतिनिधि नहीं आते थे, अब यहाँ इनके प्रतिनिधि आने लगे तो इनका फायदा हुआ है उन लोगों को, उन समुदायों के। और भारत में है ना ज़्यादा आबादी इसी की है, ओबीसी की, ज़्यादा आबादी किसी की है? ओबीसी की है, ठीक है। आगे लिखो इसमें, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, इसमें ये लिख लो। हाँ, अब तक भारत में कितने संविधान संशोधन हुए? 105, ठीक है, ये लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो। अरे अगला पॉइंट तो है नहीं, अगला पॉइंट नहीं है, इसमें इतना ही है, संविधान की विशेषता इतनी है, ठीक है। संविधान की विशेषता क्या है? इतनी है। हेडिंग लिखो आगे प्रस्तावना, हेडिंग लिखिए प्रस्तावना, इस पे अपने कल चर्चा करेंगे। हेडिंग लिखो प्रस्तावना, हेडिंग क्या लिखनी है आपने? प्रस्तावना। ये अलग पेज पे लिख लो हेडिंग, इसको अलग